हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। कैसे हैं आप? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को पिछला चैप्टर जो हमने लेक्चर रिपीट किया था वो आपको समझ में आया होगा। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है उसकी 3 और 4 क्लॉजेस जो थी वो हमने कर ली थी, जिसमें से हमने डिस्कस किया था नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नेम क्लॉज में हमने ये बात की थी कि कंपनी जो है उसको अपना एक नाम डिसाइड करना पड़ता है और वह अपना नाम हर जगह पर डिस्प्ले करती है। रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी का कहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जिसकी वैलिडिटी ये होती है कि अगर आपको कंपनी के साथ डील करना हो तो आपका कोई प्लेस होना चाहिए जहां पर हम आसानी से कंपनी के साथ डील कर सके। इसी तरह से तीसरी क्लॉज थी ऑब्जेक्ट क्लॉज की हमने एक कंपनी बनाई क्यों है। जो भी लोग उस कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, जो भी उसके साथ डील करते हैं, उनको ये पता लग जाए कि ये कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का दायरा क्या है, कंपनी कितना काम कर सकती है। चलो आज हम शुरू करते हैं उससे नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब होता है कि एक शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी है। अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंपनीज जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं, लाइक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी या फिर कंपनी नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसी कई कंपनीज हमने डिस्कस करी थी। तो हर तरह की कंपनी में एक व्यक्ति की लाइबिलिटी कितनी होगी अगर कोई कंपनी बंद होने के कगार पर है, या फिर अगर कोई किसी कंपनी को किसी की जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो उस मामले में कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, ये हम किस में बताते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज में बताते हैं। सो लाइबिलिटी क्लॉज इन द मेमोरेंडम टेल्स अस द लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें जितने अनपेड शेयर्स हैं, मान लो हमने 100 रुपए का एक शेयर था, एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, उसमें से कंपनी ने 80 रुपए जो है पहले से ही मंगवा रखे हैं, तो 20 रुपए अभी पेंडिंग है। तो इनमें अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो ये 20 रुपए हैं, अगर कंपनी बंद होने वाली होती है तो उसमें हर एक मेंबर के 20 रुपए जो है उसकी लाइबिलिटी 20 रुपए तक सीमित होगी, यानी उसको 20 रुपए के हिसाब से जितने भी उसके पास शेयर्स है, अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 20 गुना 1 लाख उतनी उसकी लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट इज गारंटीड कंपनी। अगर अब गारंटीड कंपनी भी 2 तरह की होती है, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। तो विद शेयर कैपिटल में तो वो जितनी उसने गारंटी दे रखी है, लाइक अगर एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसने साथ में ये बोला कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो 2 लाख रुपए तक होगी, तो उसकी जो लिमिट लाइबिलिटी है वो कहाँ तक होगी, 2 लाख रुपए तक होगी, प्लस अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। अब जो अनपेड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यही समझाया कि जितनी वैल्यू उसने अपने शेयर्स की पे नहीं करी है वो वैल्यू प्लस जितनी उसने गारंटी दी है उस गारंटी तक की लाइबिलिटी जो है उसकी खड़ी हो जाती है। और कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में एक व्यक्ति ने जितनी अपनी लाइबिलिटी के बारे में बात करी होती है उतनी उसकी लाइबिलिटी जो है वो बन जाती है। नाउ नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। तो लाइबिलिटी क्लॉज इसमें जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है। तो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जिसमें लोगों की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसकी मतलब कि जितना उनके पास एसेट्स होता है, इधर इट इज अ पर्सनल और इट इज अ कंपनीज, तो वो उसमें उसकी लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी क्लॉज बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ वाइंड अप उसको यूज कर सकते हैं टू पे आउट द डेट। सो दैट्स व्हाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हमें लाइबिलिटी क्लॉज जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। दिस क्लॉज इज एंटायरली omitted from the memorandum in case of unlimited liability companies. In fact, the absence of this clause means that the liability of its member is unlimited. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ क्लॉज में ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये क्लॉज ही नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी का, तो इसका मतलब क्या है कि वहां के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, unlimited होगी। Now, how we can change the liability clause of a memorandum? For alteration of liability of member, consent of members by way of special रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड।
जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी चेंज करना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी हैव टू मेक अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो किसके पास जाएगी, वो रजिस्ट्रार के पास जाएगी। जब रजिस्ट्रार जो है उसको अपडेट कर देता है, नेसेसरी चेंजेस कर देता है मेमोरेंडम और एसोसिएशन में, तो उसके बाद वो इन्फॉर्म कर देता है और मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो उतनी ही रह जाती है। बट इट डज नॉट अफेक्ट एनी डेट लायबिलिटी इनकर्ड बिफोर ऑल्ट्रेशन। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उससे पहले मेंबर्स की जितनी भी लायबिलिटी होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वो चेंज हो जाता है उसके बाद उनकी लायबिलिटीज जो है वो क्या हो जाती हैं, ऑल्टर हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लायबिलिटी क्लॉज। नाउ अनलिमिटेड कंपनी टू प्रोवाइड टू रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड कंपनी। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी जो है वो अपने आप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करती है तो उन्हें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें रिजर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। So, as per Section 65 of Companies Act 2013, an unlimited company having a share capital by a resolution for registration as limited company do either or both of the following things। अब वो क्या कर सकते हैं अगर उनको अपनी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड से लिमिटेड बनानी है। इन केस द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर capital by increasing the nominal value of each its share, but no part of the increased capital shall be capable of being called up except in the event for the purpose of company being wound up। अब इसमें क्या है कि आपके शेयर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 रुपए है। तो अब वो क्या कह रहा है कि इसमें से जितने पैसे आपने मंगवाए नहीं हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, उसको आप क्या किसके लिए यूज कर सकते हो, वो सारे आप कंपनी के वाउंड अप के टाइम पर यूज कर सकते हो। बाय प्रोवाइडिंग दैट अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट एंड फॉर द कंपनी बीइंग वाउंड अप। अगर एक अनलिमिटेड कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस केस में कंपनी ने जितने पैसे अपने शेयर कैपिटल के ऊपर नहीं मंगवाए वो सारे के सारे शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है उसको किस में रखनी पड़ेगी, रिजर्व में रखनी पड़ेगी, ताकि वो किस टाइम पर यूज हो सके, जब वो कंपनी जो है वो वाउंड अप होने वाली है। तो इस सिचुएशन में यानी अगर एक अनलिमिटेड कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है तो वो कंपनी किसी भी सिचुएशन में जितने उसके शेयर्स की वैल्यू अनकॉल्ड है वो कभी भी मंगवा नहीं पाएगी। वो कब मंगवा पाएगी, जब इसकी कंपनी जो है वो बंद होने जाएगी। तो अगर कोई कंपनी इसमें कोई भी डिफॉल्ट करती है तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और ये फाइन जो है वो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी उसके ऊपर ट्रिब्यूनल जो है वो लगा सकता है। सो विद द पनिशमेंट, और इसके साथ ही उनको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है जो कि 1 ईयर तक हो सकती है, और इसके साथ ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी 1 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक रुपए तक का फाइन जो है वो भी उनके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड कंपनी टू कंपनी कि उनका डिफॉल्ट कितने लेवल तक का था। सो इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द tribunal of the company. So this is all about liability clause. Next is capital clause. जो capital clause होती है वो ये हमें बताती है कि आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, नॉमिनल वैल्यू कितनी रहेगी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी जब वो रजिस्टर्ड होने जा रही है तो उस टाइम पर कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर और द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। उसके अलावा जितने भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको जब वो मेमोरेंडम साइन करते हैं तो उस टाइम वो कितने शेयर्स ले रहे हैं, कितने कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टू बी डिनोटेड इन द कैपिटल क्लॉज। द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक इंडिकेट अपोजिट हिज नेम, यानी मेमोरेंडम में जितने भी लोगों के नाम आए हुए हैं उन सबके आगे उनके नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने सब्सक्राइब किए हैं वो सारा लिखा जाता है। अब अगर 1 मैन कंपनी होता है, 1 पर्सन कंपनी होता है तो उस केस में तो हमें बताना ही नहीं होता क्योंकि उसमें तो एक ही पर्सन होता है। तो उस केस में हमें नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा कि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा और ये सारी कैपिटल उसके नाम कैसे ट्रांसफर होगी। इट इज अप टू द प्रमोटर टू
डिसाइड द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट विल बी नेसेसरी फॉर द कंपनी। अब मान लो मैं एक कंपनी शुरू करना चाह रही हूँ, तो आई एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी में कितनी कैपिटल जो है वो लगेगी और उसके अलावा फ्यूचर में भी मुझे कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम अपनी कंपनी की एक मैक्सिमम लिमिट, यानी अगर मैंने बोल दिया कि मेरी कंपनी जो है आने वाले 10-15 सालों में 10 करोड़ तक की कैपिटल किसको रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो अपनी कैपिटल को किसके नाम से ऑथोराइज कराएगी, 10 करोड़ एज ए ऑथोराइज्ड कैपिटल से रजिस्टर करवाएगी। बट अब उसने रजिस्टर किससे करवाया, 10 करोड़ से करवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए अभी के अभी 10 करोड़ चाहिए। मैं अपना काम जो है वो 1 करोड़ से भी चला सकती हूँ, अभी मैं अपनी कंपनी को उससे भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने बताया है कि मेरी कंपनी जो है वो एक्सपैंड कहाँ तक कर सकती है, 10 करोड़ तक कर सकती है। सो दिस इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो हमारे पास 5 तरह की कैपिटल होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो ये सब तरह के कैपिटल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कैपिटल क्लॉज में प्रोवाइड करते हैं। सो जब भी हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, अब मैंने अपनी कंपनी में बता दिया कि मुझे ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो कितनी होगी, मेरी 10 करोड़ होगी, लेकिन जब मैं अपनी कंपनी शुरू करने जा रही हूँ उस टाइम मेरे पास कितनी कैपिटल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। तो अब मैंने अपनी कंपनी जो है वो 2 करोड़ से शुरू करी, तो मेरी रजिस्ट्रेशन कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। So stamp duty and registration fee payable is determined on the basis of the authorized capital। आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उस टाइम जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है या स्टैम्प ड्यूटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अथोराइज्ड कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। There is no maximum limit to the amount of authorized capital with which a company can be incorporated। कोई भी लिमिट नहीं है। The amount of authorized capital should be sufficiently high so that further issue of share may easily be done to finance the expanding business। ये हम क्यों करवाते हैं, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर पैसों की जरूरत पड़े तो उस केस में हमें बार बार अपनी कैपिटल क्लॉज को चेंज ना करना पड़े और हम आसानी से अपने कैपिटल शेयर जो है वो इकट्ठी कर सके। So this is the effect of the having a authorized capital। In this clause, it is optional for the company to state the division of the authorized capital। Like हमें बताना पड़ता है कि हमारे शेयर्स जो है वो 10,000 रुपए के हैं और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपए है, या फिर मेरे पास 1 लाख रुपए शेयर है और हर एक की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, लेकिन अथोराइज्ड कैपिटल की केस में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ शेयर कैपिटल क्लॉज इन इट्स मेमोरेंडम। ऑब्वियस है कि जो कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है तो उनको कैपिटल क्लॉज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So effect of capital clause, company cannot issue more share than the authorized for being time of memorandum of association। जितने से एक कंपनी ने अपने आप को अथोराइज्ड करवाया है उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल वो मार्केट से उठा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हमारी कंपनी जो है वो कहाँ तक जा सकती है। नाउ द पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टरेट शेयर कैपिटल। अब एक कंपनी जो है अगर उसको अपनी शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करनी हो तो वो क्या कर सकती है। अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड बाय इट आर्टिकल अल्टर्ड इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जर्नल मीटिंग। यानी एक लिमिटेड कंपनी जो है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसको अपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो चेंज करने की पावर देता है इन द जर्नल मीटिंग। यानी जर्नल मीटिंग बुलाई जाएगी, उस जर्नल मीटिंग में वो अपनी कैपिटल को चेंज करने का एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें जो है यानी कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती, ये इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर वो पावर उनको नहीं दी गई तो फिर कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल क्लॉज को चेंज नहीं कर सकती। इंक्रीज इट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज ए थिंग एक्सपेंडियन। अगर इसको लगता है कि मेरी कंपनी जो है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने सोचा कि मेरी कंपनी जो है वो 10 करोड़ तक क्या कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है, तो अब ये मेरी थॉट था, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे 15 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो कितने का फर्क हो गया, 5 करोड़ का। तो यहाँ तक का यानी मुझे और 5 करोड़ रुपए तक चाहिए, जितना आपको लगता है उतने से आप क्या कर सकते हो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। तो जब भी मुझे अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है, इधर आई हैव टू कंसोलिडेट। अब जरूरी नहीं है कि हमें अपनी शेयर कैपिटल हर बार बढ़ानी ही हो, हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो अपने शेयर कैपिटल के
जो वैल्यू है उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा या फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा अमंग द शेयर होल्डर्स. सो कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट दैन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स. तो आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही जो अमाउंट है वो मांग सकते हो. कैसे मांगोगे, पहले आपने अपने शेयर कैपिटल में बताया कि मेरी जो वैल्यू ऑफ शेयर है, एक शेयर जो है वो मान लो वो 100 रुपए है. अब आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हो. तो आपने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ शेयर कितना कर दिया, 150 कर दिया. तो 50 रुपए अब आप क्या कर सकते हो, हर एक से बढ़ा मंगवा सकते हो. सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन इंक्रीज योर शेयर capital, provided that no consolidation and division which result in change in the voting percentage of shareholder will take effect. यानी अगर जब आप ये शेयर वैल्यू बढ़ा रहे हो तो इससे कंपनी के जो वोटिंग राइट है उसके ऊपर किसी भी तरह के शेयर होल्डर्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. यानी अगर किसी की वैल्यू जो है वो 150 रुपए कर देते हो तो इससे किसी भी पर्सन के वोटिंग राइट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दिस इज मैंडेटरी इन द एज पर द ट्रिब्यूनल. So convert all or few of its share into paid up share capital. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप अपने शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करके इसको स्टॉक बना सकते हो, या स्टॉक को क्या कर सकते हो, फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर शेयर कैपिटल. सब डिवाइडेड शेयर और एनी ऑफ देम इनटू शेयर और स्मॉलर अमाउंट दैन इट फिक्स बाय द मेमोरेंडम. अब आप क्या कर सकते हो कि अपने जो शेयर कैपिटल है उसको और क्या कर सकते हो, उसको आप सब डिवाइड कर सकते हो, यानी 50-50 रुपए के शेयर्स बना दिए. तो अब क्या होगा कि जो आपने शेयर्स डिवाइड किए वो आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो. आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. सो इन दिस वे देयर आर द डिफरेंट वे थ्रू विच यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर शेयर कैपिटल. जब भी आप शेयर कैपिटल cancel share which at the date of passing on affiliation is that we have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of his share capital by the amount of shares so cancelled. जो भी आपने शेयर कैपिटल, आप किसी भी कैपिटल को किसी के शेयर कैंसिल करके रिड्यूस नहीं कर सकते. द कैंसिलेशन ऑफ शेयर अंडर सबसेक्शन शैल नॉट डीम टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. इसका मतलब क्या है कि किसी के शेयर्स को कैंसिल करके आप अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द लीगल वे. लास्ट वन इज एसोसिएशन क्लॉज. सो एसोसिएशन क्लॉज जो है वो हमें क्या कहती है, एसोसिएशन क्लॉज हमें ये कहती है कि कोई भी कंपनी जो है उसको शुरू करने के लिए हमें मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिस्पेक्टिवली. तो इसमें अब हमें किस चीज की जरूरत होती है, जब भी कोई कंपनी शुरू करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर और 7 मेंबर्स क्या करेंगे, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे. तो ये क्लॉज जो एक्चुअली में ये हमें किसके बारे में बताती है, ये हमें एसोसिएशन के बारे में बताती है, उन मेंबर्स के एड्रेसेस के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में बताती है, उन्होंने कितने शेयर्स लिए, कौन इसमें किस बिहाफ के ऊपर कंपनी में ज्वाइन हो रहा है. सो एवरीथिंग इज टोल्ड इन द एसोसिएशन क्लॉज. अब यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि वेदर द एसोसिएशन क्लॉज कैन बी चेंज, तो द क्वेश्चन इज नो. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन एसोसिएशन क्लॉज बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी है, अगर हमने उसको शुरू करना है तो मिनिमम 2 नंबर है, तो 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 से कम होंगे तो उसमें उस केस में वो कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी. इसी तरह से एक पब्लिक कंपनी है, उसमें मुझे 7 मेंबर्स चाहिए, तो 7 से अगर कम होते हैं तो उस केस में भी वो कंपनी जो है वो शुरू नहीं हो सकती. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ एनी कंपनी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इस पूरे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसमें हमने 5-6 तरह की क्लॉजेज को डिस्कस किया. वन इज नेम क्लॉज, अनदर वन इज योर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लॉज, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, fourth one is liability clause, next is capital clause and the association clause. So this is the main question from the chapter memorandum of association. Question आपके पास कैसे आता है, what do you understand by memorandum of association, what are the various clauses of memorandum of association. So whenever you get a question related to this, that what are the clauses of memorandum of association, तो उसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि हर clause कैसे काम करती है, उसका क्या benefit है, उसके क्या objective है. अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट
आर द वेरियस क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड हाउ इट कैन बी ऑल्टर्ड। तो हमने अभी तक जो पढ़ा कि हर एक की ऑल्ट्रेशन के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हमें ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो सारे स्टेप्स जो है फिर आप वो डिफाइन करोगे। तो अभी तक के हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी क्लॉजेज, एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर हाउ वी कैन alter the clauses of different clauses of memorandum of association। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल मूव दैट व्हाट इज अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।